अशर यासिर, आपका खैर मकदम है सियासत टीवी के प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है एक प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पे डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इम्पॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पे सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है। हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सियासत की जर्नलिस्ट रिदा खानम। रिदा, आपका खैर मकदम है। सबसे पहली खबर जो हम लोकल से उठा रहे हैं वो आज हर अखबार ने उस खबर को लिया है और वो खबर ये है कि केटीआर ने, बीआरएस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, केटीआर ने आज कांग्रेस पार्टी को एक बहुत ही कड़े लफ्ज़ों में बोला है कि आपने जो किसानों का कर्ज़ माफ़ नहीं किया है, फसल वाला कर्ज़ माफ़ नहीं किया, उसके लिए हम आज प्रोटेस्ट करेंगे। और इस प्रोटेस्ट में उन्होंने जो भी बीआरएस के कार्यकर्ता हैं या नेताओं सबको आने को कहा है और किसानों के समर्थन में प्रोटेस्ट करने को बोला है। हालांकि कांग्रेस सरकार ने अभी तक सिर्फ 40% कर्ज माफ़ी की है। इसके ख़िलाफ़ भी केटीआर या बीआरएस पार्टी शुरू से ही काफ़ी इस बारे में बोल रही है और इस मुद्दे को काफ़ी उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि बीआरएस पार्टी इसके लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है और पार्टी ने एक बोला है कि बहुत मजबूत होकर हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो बीआरएस सरकार ने जैसे कि बोला है कि वो किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान करे। हालांकि कांग्रेस ने 40% किसानों का कर्ज माफ़ किया है और उन्होंने जब से उनकी सरकार आई है तब से उन्होंने बहुत सारी स्कीमें, जैसे कि महालक्ष्मी योजना स्कीम शुरू करी है और बिजली बिल की जो योजना है वो भी शुरू करी है और बाकी जो भी हैं योजनाएं हैं वो उन पर अभी काम कर रहे हैं। और जब से ये उनको इसमें जीत हासिल हुई है तब से बहुत सारी की कर रहे हैं कि हमें इसके लिए टाइम मिले और हालांकि वक्त अभी बहुत कम हुआ है। जैसा कि उन्होंने, बीआरएस ने दावा किया है कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इन सारी स्कीमों को पूरा करने की कोशिश करें और वो कर भी रहे हैं। तो बीआरएस को थोड़ा वक्त देना चाहिए कि हाँ, सरकार थोड़ा इसके लिए वक्त चाहिए उनको भी काफ़ी टाइम से, क्योंकि वो विदेश के दौरे पर भी हैं। जैसा कि रेवंत रेड्डी आज भी दिल्ली के दौरे पर हैं और वो अपने राज्य के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और बीआरएस सरकार का, अब विपक्षी पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि वो इसके लिए प्रोटेस्ट करेगी। जो सामने वाली पार्टी है, जो सत्ता पक्ष है, उसके खिलाफ आंदोलन करेगी और हर सरकार का काम रहता है कि सामने वाली सरकार की मुखालिफत करना, जैसे कि बीआरएस पार्टी अभी कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से बीआरएस पार्टी ने 10 साल शासन किया है तेलंगाना में और 10 साल में किसानों के साथ काफ़ी उन्होंने स्कीमें निकाली थी। जब से कांग्रेस आई है, जब से उन्होंने जो स्कीमें निकाली उसके बाद उनको वक्त ही मिला। चाहे जब वो आए थे उन्होंने 2-4 स्कीमें निकाली, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन का शेड्यूल आ गया, लोकसभा इलेक्शन में वो बिजी हो गए। उसके बाद फिर अब जब वहाँ से फ्री हुए हैं तो उनके विदेश दौरे शुरू हो गए। अभी बजट सेशन हुआ। एक जो अपोजिशन होता है वो हमेशा उंगली उठाने के लिए होता है और ये भी कहा जाता है कि अपोजिशन अगर मजबूत होता है तो सत्ता अच्छी चलती है और अच्छे से काम होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीआरएस पार्टी कोई गलत नहीं कर रही है, उसको आवाज़ उठाने का पूरा हक है। लेकिन जिस तरह से बीआरएस हर एक बात पे कांग्रेस पार्टी का विरोध करती है, चाहे वो यहाँ पे राजीव गांधी का स्टैचू लगाना हो या फिर और भी कई चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीआरएस के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं एक, अगर कोई इस तरह से सोचे तो उनके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी बिल्कुल नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसी में लगे रहेंगे, प्रोटेस्ट करने में लगे रहेंगे, तो आम जनता क्या आपसे सीख लेगी। और आपने 10 साल शासन किया है इस राज्य पर, तो आपको भी आपको इतना टाइम नहीं हुआ था कि आपने फ़ौरन ही सारी सेवाएं शुरू कर दी हो या सारी स्कीमें शुरू कर दी हो। आपको भी थोड़ा सा टाइम लगा होगा ये सारी चीज़ें चालू करने में, तो आपको सामने वाली सरकार को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा वक्त ज़रूर देना चाहिए। इसी बीच एक खबर जो आज के अखबारों में हर जगह ली गई, चाहे वो तेलंगाना टुडे हो, सियासत हो, मुंसिफ हो,
वार्ता हो, हर जगह इस खबर को बड़ी एक एक मतलब क्या कहते हैं, फर्स्ट पेज पे इस खबर को लिया गया है कि आंध्र प्रदेश में एक फार्मा फैक्ट्री में जो कल घटना हुई है उसमें आई थिंक 17 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। इस विस्फोट में जो आवाज़ थी वो इतनी तेज़ थी कि आजू बाजू के जो भी इलाके हैं वहाँ पे इसकी आवाज़ गई तो वहाँ के लोग घबरा गए हैं। वहीं एक खबर और सामने आई है कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जिन लोगों की मौत हुई 17 लोगों की, उनको 2 लाख रुपए और जो लोग घायल हुए उनको 50,000 रुपये देने का भी वादा किया। इस पर रिदा आप क्या कहेंगे? जी, आंध्र प्रदेश की एक जो फार्मा कंपनी है उसमें जो विस्फोट हुआ है और कहा जा रहा है कि ये विस्फोट शॉर्ट सर्किट से हुआ है और सीएम दौरा आज कर सकते हैं वहाँ के, और उन्होंने उनके लिए दुख जताया है जो उस हादसे में शिकार हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, और उन्होंने 1 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि देने का आह्वान किया, बोला है कि हम 1 करोड़ अनुग्रह राशि देंगे और जो जिनकी उसमें मृत्यु हुई है उनको 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देंगे और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए देंगे। और उन्होंने इसके लिए काफ़ी दुख जताया और उन्होंने बोला है कि हम इसकी जांच करेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इससे पहले भी आंध्र प्रदेश में कई हादसे हो चुके हैं जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जैसे कि अभी लास्ट जुलाई में जो एक सीमेंट फैक्ट्री में धमाका हुआ था उसमें भी कई लोग घायल हुए थे। बिल्कुल। इसी बीच एक खबर और है कि देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, उसमें तेलंगाना भी आता है। तेलंगाना के हैदराबाद, निज़ामाबाद, हर जगह पे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इस तरह की जो बारिश होती है तो जिस तरह ये अलर्ट जारी किया गया उसमें हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड बहुत होते हैं। अभी हाल ही में जो बारिश हुई थी उसमें भी लैंडस्लाइड हुए थे, उसमें उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और यहाँ वायनाड में हुआ था। तो इस हिसाब से जिस तरह की बारिश का अलर्ट जारी किया गया उसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब स्टेट्स में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो थोड़ी सी रिसर्च करके निकलें कि बारिश कब और कहाँ किस वक्त हो सकती है। जी जी, जैसा कि यासर आपने बताया कि बारिश का टाइम ही चल रहा है तो और ये लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है जिसमें वायनाड में कई लोगों की जान गई है और वहाँ ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। और हाँ, सरकार को इसके लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए और लोगों को अगर निकलना चाहिए तो घर से निकलने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए, क्योंकि IMD हर दिन एक नई सूचना जारी करता है कि कौन से राज्य में रेड अलर्ट है या कौन से इलाके में। जैसा कि हमने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले हैदराबाद में बहुत ही भारी बारिश हुई थी, जैसे कि सड़कें तालाब बन गई थी और लोगों का निकलना मुहाल हो गया था। और ये प्राकृतिक आपदा है तो इसके बारे में हम यही कहेंगे कि आप जब भी घर से निकलें तो उसके बारे में सूचना लेकर निकलें, उसके बारे में जानकारी लें, तब आप घर से बाहर निकलें। और सरकारों को इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। बिल्कुल। जब इस तरह के अलर्ट जारी होते हैं तो जाहिर है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उस टाइमिंग को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है कि कहीं अगर बारिश हो गई हो तो काफ़ी ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। इन चीज़ों से अगर आपको बचना है तो थोड़ा सा जा करके इसकी रिसर्च कर लें कि कहाँ कहाँ पे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी खबर जो आ रही है वो यूपी से है। यूपी में लोकसभा इलेक्शन 2024 में जिस तरह से बीजेपी को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद यूपी बीजेपी में एक बहुत ही गड़बड़ चीज़ें चल रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि यूपी बीजेपी में 2 फाड़ हो सकती हैं। कोई कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जा सकता है, कोई ये बोल रहा था कि वहाँ के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य उनको सीएम बनाया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बीच में एक खबर और आई थी कि हो सकता है अब जो विधानसभा इलेक्शन हैं उसमें उससे पहले यूपी की जो मिनिस्टर जो एक वो क्या बोलते हैं सरकार है, उसके जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए। हालांकि बहुत सारी खबरें आ रही थी। इसी बीच कल आरएसएस और बीजेपी की एक लखनऊ में मीटिंग हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो बीजेपी का संगठन है यूपी का, उसमें एक मजबूती आ सकती है। जी जी, लखनऊ में जो कल एक आरएसएस की और भाजपा की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के सर कार्यवाहक अरुण कुमार की उपस्थिति में ये बैठक को अंजाम दिया गया है।
और उसमें कहा गया है कि जो आने वाले उपचुनाव हैं उनकी रणनीति पर उन पर काम किया जाए अच्छे से, और जो उसमें नियुक्तियां हैं उसके मुद्दों पर चर्चा की जाए, और सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि आने जो अभी चुनाव हुए थे उसमें देखा था कि भाजपा को यूपी में बहुत ही बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, अगर बिल्कुल। कह वो सकते तो वो हार सो का रहे ही थे कि सामना करना यूपी तो पड़ा था हमारे क्योंकि साथ है ही है, लेकिन जी फिर जी भी उनके साथ यूपी नहीं जी गया। जी क्योंकि उनके जो बहुत पुख्ता एक शहर थे, जैसे कि अयोध्या ले लीजिए, अयोध्या में उनको करारी शिकस्त हासिल हुई वहां से, तो बिल्कुल। उनको लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें हम साथ नहीं थे, तो इसीलिए शायद कल आरएसएस और भाजपा की बैठक हुई है, योगी आदित्यनाथ ने उसकी में अहम भूमिका निभाई है, और आरएसएस चाहता है कि हम जैसा भी हो हम उनके साथ रहें, जैसा उन्होंने कल बोला कि हम लोग को सभी को साथ मिलकर इस पर काम करना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, और इसके बारे में हम एक दूसरे को जानकारी दें। बिल्कुल, जिस तरह से यूपी की राजनीति है, यूपी की राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है, और जी बीजेपी का इस बार जो दिल्ली का रास्ता था यूपी वाला, उसमें थोड़ी सी अड़चनें आई थी। इसी में यूपी से रिलेटेड ही एक न्यूज़ और है कि यूपी में 69,000 टीचर्स भर्ती मामले में अब उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट डाल दी है। उनका कहना है कि इसमें जो भी धांधलियाँ हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन पे एक बार सुप्रीम कोर्ट नज़र ज़रूर बनाए इस पे। जी, ये जो शिक्षक भर्ती का मामला है ये हाई कोर्ट में भी गया था पहले, जैसा कि हमने कल के अखबार में आज के अखबार में हमने पढ़ा, जो उन्होंने 3 महीने का वक्त दिया है हाई कोर्ट ने कि इस पर मेरिट लिस्ट का आदेश जारी किया है कि मेरिट लिस्ट को जल्दी से जल्दी उसको जारी किया जाए, और इसीलिए शिक्षकों ने ये मामला उठाया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट डाली है ताकि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। और क्या बोलते हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये जो है हजारों शिक्षकों का भविष्य जो है अधर में लटक गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं या जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होता है, उनके एक माइंड पे भी गलत असर पड़ता है कि हम जब इतनी तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है उससे पहले ये बोल दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया, कुछ गड़बड़ी आ गई उसमें, तो कहीं ना कहीं उन पे मेंटली बहुत असर पड़ता है। जी जी, जैसा कि कल योगी सरकार ने बोला है कि जो शिक्षक हैं उन्हें अपनी आवंटित जो उनकी ज़मीन है, जायदाद है, उसका जो है ब्यौरा देना है, चल और जब अचल तक ब्यौरा संपत्ति का नहीं ब्यौरा दिया देना। जाएगा तब तक आपकी सैलरी लटकी रहेगी। बिल्कुल, अगर आप ब्यौरा नहीं देंगे तो आपको वो जी जी हाँ, अगस्त की सैलरी नहीं मिलेगी। इसी बीच आजकल जो भी चीज़ें देश में हो रही हैं, उन सब में एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो बच्चियों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं। उसी में कोलकाता का मुद्दा चल रहा था। कोलकाता में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे। कोलकाता की जो नर्स के साथ एक वाहियात घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें पूरी हिंदुस्तान में उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। इसी बीच महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चे के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। महाराष्ट्र में बच्ची के साथ जब छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, वहाँ तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई और लोग उसके ख़िलाफ़ बोलने लगे, तब इस मुद्दे को हमारी जो काफ़ी सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इस चीज़ को लिया, इस न्यूज़ को दिखाया है। उसके बाद फिर जब ये प्रोटेस्ट ज़्यादा हो गया तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ लोगों पे एफआईआर दर्ज की है। तो एक तरफ आप देखें कि जब ये कोलकाता में हुआ था तो कोलकाता में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें बीजेपी या जो भी गवर्नमेंट है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। वहाँ पे अपोजिशन में बीजेपी, तो बीजेपी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। लेकिन वही जब महाराष्ट्र में हुआ है तो महाराष्ट्र में जो वहाँ पे एनडीए की हुकूमत है, उसने वहाँ के लोगों पर एफआईआर दर्ज की और कुछ लोगों को डिटेन कर लिया है। इसी बीच एक खबर और आई थी कि आज भी मुंबई से 2 इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं, एक अकोला में और एक मुंबई में। इसी बीच इस तरह की आजकल काफ़ी खबरें आ रही हैं, इस पर क्या रोशनी डालें? देखिए, जैसा कि सर आपने बोला कि जो है वहाँ पर जो बंगाल में रेप केस हुआ, वहाँ पर जो डॉक्टर ट्रेनी थी उसके साथ रेप केस हुआ, उसका मर्डर हुआ, वहाँ पर भाजपा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पर महाराष्ट्र में 2 बच्चियों के साथ इस तरह का हादसा पेश आया,
तो वहाँ पर सरकार ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डिटेन किया, उन पर एफआईआर लॉन्च करी। और फिर उसके बाद आज भी अकोला में 2 बच्चियों के साथ ऐसे ही घटना को अंजाम दिया गया है। वहाँ पर एक 42 वर्षीय युवक जो वहाँ का शिक्षक था, उन्होंने बच्चियों को आपत्तिजनक वीडियोस दिखाया, उनके साथ उनको गलत तरीके से टच किया। तो वहाँ पर, और जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था, उत्तराखंड में भी एक डॉक्टर थी, उनके साथ भी डॉक्टर तस्लीम जहां, जी तस्लीम जहां, जैसा कि हम वो मुसलमान थी, तो उनके साथ भी वाकया पेश आया, उनकी भी हत्या की गई, उनके साथ भी रेप हुआ। लेकिन वहाँ की सरकार ने आज तक उनके लिए कोई ट्वीट नहीं किया, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी के कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजर ने वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाई, उनके लिए बोला नहीं, उनके लिए कोई खबर नहीं दिखाई। और यूपी में भी आए दिन कई वारदातें होती है। मेरठ में भी अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, और मेरठ ही नहीं, यूपी के कई इलाकों से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि एक लड़की का वहाँ पर रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। जैसा कि आज भी एक खबर में देखा था कि बरेली में ही एक लड़की का गला काटकर हत्या कर दी गई, लेकिन वहाँ की खबर को किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया और कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। किसी भी तरह का, किसी भी मीडिया ने, किसी भी सरकार ने कोई भी ट्वीट नहीं किया। हालांकि जैसा कि कोलकाता में आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया है, वहाँ पर सुनवाई हो रही है। तो अगर आप पार्शियलिटी, जैसा कि आप वहाँ पर कर रहे हैं, कोलकाता में आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ही आप तस्लीम जहाँ के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। आप जो महाराष्ट्र में घटना हुई है उनके लिए प्रोटेस्ट कीजिए, आप उनके लिए आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप इसके लिए आप मुखर नहीं हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी पार्शियलिटी दिखती है। बिल्कुल, जिस तरह से कोलकाता के मुद्दे को इतना उठाया गया सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी, उस तरह से जो उत्तराखंड वाला केस है तस्लीम जहां के मुद्दे को बिल्कुल भी मीडिया ने कोई जगह तरजीह नहीं दी उस पे। और यहाँ तक कि जिस तरह से ये कोलकाता के मुद्दे पे कोलकाता की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने भी एक रैली निकाली, उन्होंने यहाँ की सीबीआई का भी बोला था जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आज तक कोई भी इस मुद्दे पे कोई ना ट्वीट किया है ना ही कुछ बोले। उसी तरह उत्तर प्रदेश में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत, उनका ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, हर जगह बुलडोज़र चल जाता है। लेकिन जितने भी इस तरह के केसेस हुए हैं पिछले 8 दिन की अगर हम बात करें, 8 दिन में 4 से 5 केसेस जो अभी तक सामने आए हैं वो 4 से 5 केसेस हैं। किसी में भी उत्तर प्रदेश के ना तो मुख्यमंत्री ना ही उत्तर प्रदेश के किसी भी नेता ने कुछ इसके बारे में बोला है। इसी तरह जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जब ये केस हो गया उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने हालांकि ट्रेन रोको आंदोलन का भी एक आह्वान दिया था, उस पर भी जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला कि हाँ ठीक है, इसको हम रेप की कैटेगरी में लेंगे, जो भी इसके दोषी हैं उन पर हम रेप का मुकदमा चलाएंगे। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो जो और लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक वो मिलता है कि हम कर लेंगे तो बच जाएंगे अगर हम किसी एक समुदाय या किसी एक पार्टी से जुड़े होंगे। जब तक वहां पर विपक्षी पार्टियां मुखर होकर नहीं उतरी उनके खिलाफ, जब तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था और उल्टा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं लोगों को गिरफ्तारी की जा रही थी। और देखा जाए तो राजस्थान में भी आए दिन रेप होते हैं, मध्य प्रदेश में आए दिन रेप होते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती है क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार है। अगर यही कोई एक विशेष समुदाय का इंसान अगर कोई भी इस घटना को ऐसा अंजाम दे देता है तो वहाँ पर उनके घर पर बुलडोज़र चला दिए जाते हैं, जैसा कि हमारी योगी आदित्यनाथ इसके लिए बहुत फेमस हो चुके हैं, बुलडोज़र बाबा के नाम से फेमस हो चुके हैं। और उन्हीं की रणनीति कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश में भी अपनाई जा रही थी, चौहान जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे वहाँ पर भी अपनाई जा रही थी। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो जो दोषी हैं, जो भाजपा के सरकार में जो वहाँ पर रेप केस हो रहे हैं या अन्य तरह की घटनाएं हो रही हैं, लिंचिंग हो रही है, तो वहाँ पर लोग क्यों, वहाँ की सरकार बुलडोजर क्यों नहीं चलाती है? बिल्कुल, इसी बीच ये भी यूपी से एक खबर आई थी कि यूपी में जो ये रेप केसेस हुए इनमें किसी भी एंगल से एक विशेष समुदाय का नाम नहीं जुड़ता दिख रहा था, इस वजह से इस खबर को उतनी तरजीह नहीं दी गई थी। और उत्तराखंड में अभी एक बच्ची के साथ भी 17 वर्षीय बच्ची के साथ बस में रेप हुआ था। बिल्कुल, पांच लोगों ने किया था। 5 लोगों ने किया था। उसके खिलाफ भी उसके लिए भी कोई समर्थन में नहीं उतरा।
वहाँ के सीएम भी नहीं उतरे, वहाँ के जो भाजपा के अन्य नेता थे वो भी नहीं उतरे, मीडिया ने भी उस खबर को नहीं दिखाया ज़्यादा, जिस तरीके से कोलकाता मर्डर केस को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से बीजेपी के जहाँ पे हुकूमत है उस राज्य में अगर इस तरह के केसेस होते हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो तो नहीं बोलती, साथ साथ वहाँ पे अपोजिशन भी उस मुद्दे पे बात नहीं करता भाई आप उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड में वो वहाँ पे भी जो अपोजिशन है उसने कुछ नहीं बोला है, यूपी में भी अपोजिशन ने कुछ नहीं बोला, अखिलेश यादव ने सिर्फ ये कोलकाता पे बोला था उन्होंने। जी बिल्कुल। लेकिन अपने स्टेट में जब हुआ है, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप यूपी पे बात कीजिए। महाराष्ट्र में कल जब ये हुआ तो उसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो महाराष्ट्र में जो भी अपोजिशन हो सारे प्रोटेस्ट में गए हुए थे, चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी शरद पवार की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। सुप्रिया सुले ने तो उनसे इस्तीफा भी मांगा था, बिल्कुल वहाँ से इस्तीफा मांगा गया था। इसी बीच नाजरीन एक खबर को और काफ़ी अखबारों ने तरजीह दी, वो है झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की खबर। चंपई सोरेन के बारे में कहा जा रहा था कि ये बीजेपी में जाएंगे, फिर चंपई सोरेन ने कहा नहीं हम दिल्ली जा रहे हैं, हम किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं और अपने पर्सनल काम से दिल्ली जा रहे हैं। अब कल जो उन्होंने बोला है वो आज सुर्खियाँ बनाएं कि उन्होंने कहा है कि हम एक नई पार्टी बनाने की बात सोच रहे हैं और उन्होंने हालांकि ये भी बोल दिया है कि हम जिस नई पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं हम बनाएंगे, उसमें जो भी हमारे दोस्त हमारे साथ आना चाहेंगे तो वो हम उनके साथ चले जाएंगे, हम उनको अपने साथ रखेंगे। जी जी, जैसा कि आपने चंपई सोरेन का जिक्र किया, उन्होंने कल ही स्टेटमेंट दिया था कि हम नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं और अगर हमारा कोई अच्छा फ्रेंड होगा वो हमें साथ लेना चाहेगा या हमारे साथ आना चाहेगा तो हम उनके साथ भी जा सकते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने जेएमएम के खिलाफ खुलकर मुखालिफत करना शुरू कर दी। बिल्कुल। और इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? जैसा कि वो पहले पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जब सोरेन जेल में थे तो उसके बाद शायद उनको आने के बाद उनसे वो पद ले लिया गया, उनको झटका लगा है या क्या उनके साथ हुआ है? उन्होंने ये भी बोला था कि हमें पार्टी में वो इज्जत नहीं दी जा रही थी, जैसी हमारी पहले इज्जत थी वो पार्टी में हमें इज्जत नहीं दी जा रही थी। जैसा कि भाजपा में जाने के बाद हर नेता बोलता है कि हमें जो हम पिछली पार्टी से आए हमें वहां पर इज्जत नहीं दी जा रही थी। ऐसा ही हाल कुछ चंपई सोरेन का भी दिख रहा है। बिल्कुल, और चंपई सोरेन ने कहा कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। जी, उन्होंने कहा है कि जब हेमंत सोरेन बाहर आए उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें हमको कुछ भी पता नहीं था कि वो सर्वदलीय बैठक हो रही है। उसके बाद जब हम बैठक में पहुंचे तो हमसे हमारा इस्तीफा ले लिया गया और हमें वो इज्जत नहीं मिली, इस वजह से वो शायद बगावत पे उतर आए। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर उनको इज्जत नहीं दी जा रही थी उनकी पार्टी में, जैसा कि वो बोल रहे हैं मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, अगर ऐसा है तो उन्हें जो है मुख्यमंत्री का पद क्यों दिया गया जब सोरेन जी जेल में गए थे? बिल्कुल, देखिए इसमें यह भी हो सकता है कि जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे उस वक्त कल्पना सोरेन जो उनकी धर्मपत्नी है उनके बारे में चर्चा हो रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे भी अपोजिशन में बीजेपी है। तो बीजेपी हमेशा कहती है कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। तो मुझे लगता है इन्हीं सब चीज़ों से हट करके एक पार्टी के सीनियर नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि चंपई सोरेन जो हैं वो अपने दम पे एक बहुत ही निचले तबके से आते हैं और नीचे से बहुत ऊपर गए हैं। वो बहुत मेहनती नेता उनको माना जाता है, कद्दावर नेता जिसे बोलते हैं। तो चंपई सोरेन को इसी वजह से बनाया गया था कि वो एक कद्दावर नेता हैं, बहुत ही ज़मीनी स्तर से ऊपर आए हैं और मेहनत करके ऊपर आए हैं। और हेमंत सोरेन तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिबू सोरेन के बेटे हैं, इस वजह से मुख्यमंत्री हैं। तो अगर चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनाते हैं तो इससे शायद थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है जेएमएम को। जी जी बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ एक तबका जो है वो आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है, समाज से बहुत जुड़ा हुआ है, समाज से बहुत जुड़े हुए हैं और उनको लोग पसंद करते हैं। जी जी, यही रीज़न हो। बिल्कुल, इसी बीच एक खबर को और काफ़ी अखबारों ने लिया है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर गए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जब ये इलेक्शन की डेट्स का अनाउंस किया गया था उसके बाद एक खबर आई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी वो दोनों अलग अलग इलेक्शंस लड़ना चाहते थे। तो इसमें खबर आ रही थी कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं वहाँ पे टूट सकता है। इंडिया गठबंधन के टूटने की वजह और टूटने के बारे में जो खबर आई थी उसमें, और इसी बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे
जम्मू कश्मीर गए हैं और जम्मू कश्मीर में वो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी वहाँ के कांग्रेस के लीडर्स हैं उनसे मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में इलेक्शन से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी होगी वो अपनाई जाएगी। वहीं वहाँ पे अब एक खबर और आई है कि जम्मू कश्मीर में अब आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी। जम्मू कश्मीर में 3 फेज़ में इलेक्शन होने हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। 1 अक्टूबर को हालांकि हरियाणा में भी इलेक्शन होगा और 4 अक्टूबर को दोनों जगहों के रिजल्ट आएंगे। और हरियाणा में भी ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। इस पर क्या कहें? जी जी, जैसा कि राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में के दौरे पर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ हैं और वहाँ पर वो लोग मीटिंग करेंगे, अपनी रणनीति को अंजाम देंगे कि किस तरह से हमें इस रणनीति पर काम करना है। और वहीं पर एनसी और पीडीपी ने कहा है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा कि वो पहले भी बोल चुके हैं। एनसी पहले भी बोल चुकी है कि हम अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। और वहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस एक मजबूत होकर उभर रही है, मजबूती के साथ उभर रही है और उनका ये दौरा बहुत ही अहम हो सकता है वहाँ के लिए, उनकी पार्टी के लिए। और आम आदमी पार्टी ने भी कल ऐलान कर दिया है कि हम भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो एक ये उनकी एक स्ट्रेटजी है कि वहाँ पर जाकर हम ये एक बैठक करेंगे, वहाँ अपनी रणनीति को अपनाएंगे, किस तरीके से उनको काम करना है वो देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। तो ये वहाँ पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये जो मीटिंग कर रहे हैं उनसे उनको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है, पहुँच सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी जो यात्रा निकाली थी उसका भी समापन कश्मीर में ही किया था और कहा जा रहा है कि उस समापन के बाद कश्मीर में कांग्रेस के लिए एक अच्छा कांग्रेस को एक अच्छा रिस्पांस मिला था कश्मीरियों की तरफ से। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम ख़बरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी ख़बरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मुझे और रिदा खानम को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।